आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल। तो इसके पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था जो कंडेंसर थे जिनको संधारित्र कहते थे, कैपेसिटर भी उनको कहते थे, उनको सीरीज और पैरेलल में जोड़ा था। अब इसमें हम लोग सेल को सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे। तो इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो समांतर और पार्श्व क्रम, समांतर को अंग्रेजी में पैरेलल और पार्श्व को अंग्रेजी में सीरीज बोलते हैं। तो सेल को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना है, तो इसकी स्टडी हम लोग आज करेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि प्रतिरोधकों की भांति विद्युत परिपथ में सेलों को भी संयोजित किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को परिपथ में यानी सर्किट में सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं, उसी प्रकार से हम सेल को भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ सकते हैं। कह रहा प्रतिरोधकों की ही भांति परिपथ में धारा तथा विभवांतर के परिकलन के लिए सेलों के संयोजन को एक तुल्य सेल से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो जिस प्रकार रेजिस्टेंस को हम जोड़ते थे सीरीज पैरेलल में और उसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, उसी प्रकार से सेल को जोड़ करके सर्किट में करंट और पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे। तो ये देखिए, यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है और उसका इक्विवेलेंट निकाला है कि अगर इस तरह है तो हम इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए और बी के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है और बी और सी के बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है। और ध्यान देना है कुछ बातें इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान देना है हमको। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इधर ये लकीर खड़ी ज़्यादा बड़ी है और इधर वाली छोटी है। जिधर वाली लकीर बड़ी होगी उसको धनात्मक टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और जिधर छोटी होगी उधर निगेटिव बोलेंगे। इसी प्रकार ये इधर पॉजिटिव है, ये इधर निगेटिव है। इसमें देखिए, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। और ये छोटे से जो R1 और R2 लिखा है, ये आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। तो एक सेल हमारा ये और एक सेल ये हमारा जुड़ा हुआ है और प्लस माइनस इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका एक सिरा इधर प्लस है तो इसका भी सिरा इधर ही प्लस है बाईं तरफ। तो प्लस से माइनस की ओर करंट का फ्लो होता है। तो देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर ये तीर लगा करके धारा प्रवाह यानी करंट के फ्लो को दिखाया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो कर रही है। अगर हम इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करें तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इधर से करंट आ करके इस दिशा में जाएगी, इसमें इस दिशा में जाएगी, इसमें इस दिशा से जाती हुई यहाँ से फिर ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर सेलों को जोड़ दें तो इस प्रकार से करंट को दिखाया जा सकता है और प्लस से माइनस की ओर करंट का फ्लो होता है। देखिए, इसी को एक साथ इकट्ठा रूप में इस प्रकार से बनाया गया है, यानी ये दोनों सेल को जोड़ दिया गया तो इनका R इक्विवेलेंट आ गया और E इक्विवेलेंट यानी विभवांतर। E इक्विवेलेंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर या विद्युत वाहक बल इसी को कहते थे। और यहाँ पर R इक्विवेलेंट यानी दोनों जो सेल हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध का कैलकुलेट करके इकट्ठा जब जोड़ा गया तो एक साथ ही R इक्विवेलेंट लिख दिया। और करंट अब भी प्लस से माइनस की ओर जा रही, माइनस से की ओर आ रही है, देखिए प्लस से निकल के जा रही है। तो वही लिखा है कि विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 तथा एप्सिलॉन 2 के दो सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हैं।
ध्यान दीजिए प्लस से माइनस टर्मिनल अगर जुड़ेंगे तो इसको हम श्रेणी क्रम या सीरीज में बोलेंगे, सीरीज में हम लोग बोलेंगे। इसको ध्यान देना है कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। R1 तथा R2 उनके आंतरिक प्रतिरोध हैं। A तथा C के मध्य संबोधन के लिए संयोजन को विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट के एक सेल जैसा माना जा सकता है। तो ये कह रहा है कि जो सेल हमारे R1 और R2 उनका आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है जो सेल जुड़े हुए हैं, और टोटल रूप में दोनों सेल का एक साथ माना जाए तो R इक्विवेलेंट टोटल दोनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, और एप्सिलॉन इक्विवेलेंट दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल है जोड़ने पर। और प्लस से माइनस टर्मिनल चूंकि जुड़े हुए हैं, ये देखिए इधर प्लस है तो ये माइनस से जुड़ा है, तो इस प्रकार अगर जुड़ेगा प्लस माइनस तो इसको हम बोलेंगे कि सीरीज में जुड़ा है। तो देखिए कह रहा है कि पहले श्रेणी क्रम में दो सेलों पर विचार करें, जैसा चित्र 3.13 में दिखाया गया है, जहां प्रत्येक के एक टर्मिनल को मुक्त छोड़कर दूसरे सेलों के एक टर्मिनल एक दूसरे से संयोजित। तो एक एक ये इधर वाले देखिए मुक्त हैं और एक एक टर्मिनल इधर जुड़े हुए हैं। इस एप्सिलॉन 2 वाले सेल का प्लस टर्मिनल एप्सिलॉन 1 वाले सेल के माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। बड़ी वाली लकीर पॉजिटिव होगी, छोटी वाली लकीर को निगेटिव मानेंगे, निगेटिव टर्मिनल मानेंगे। तो वही कह रहा है कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल हैं तथा R1 R2 क्रमशः उनके आंतरिक प्रतिरोध हैं। जो यहाँ लिखा गया है वही चीज नीचे फिर लिख दिया है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है चित्र 3.13 में दर्शाए अनुसार मानिए बिंदु A, B तथा C पर विभव क्रमशः VA, VB तथा VC है। तो ये जो हमको सेल दिखाए गए हैं इनका हमें आंतरिक प्रतिरोध A बिंदु पर वो विभव A बिंदु पर VA, B बिंदु पर VB, C बिंदु पर VC है। विभव यानी पोटेंशियल। अब इसको देखते हैं तो कह रहा है कि तब VA माइनस VB पहले सेल के धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनल के मध्य विभवांतर है। तो ध्यान दीजिए VA माइनस VB पहले सेल से दूसरे सेल के बीच का टर्मिनल का विभवांतर है। तो VA में VB क्यों घटाया, VB में VA क्यों नहीं घटाया? तो VA में VB इसलिए घटाया क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ी वाली लकीर ये A की तरफ है, निगेटिव टर्मिनल छोटी वाली लकीर B की तरफ है। तो A में पॉजिटिव विभव है, B में निगेटिव। ये कहें कि A उच्च विभव में है, B निम्न विभव में है, तो ज्यादा में कम घटाएंगे, तो इसलिए VA माइनस VB किया है। अब देखिए कह रहा है कि तब VA माइनस VB पहले सेल के धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनल के मध्य विभवांतर है। चित्र 3.38 में इसे हमने पहले ही परिकलित किया है, पहले इस चीज को पीछे जो चित्र थे उसमें कैलकुलेट किया था। अतः VAB इक्विवेलेंट देके लिखा है, इक्वल टू मतलब बराबर नहीं, इक्विवेलेंट VA माइनस VB यानी VA माइनस VB के तुल्य होगा। ये तीन लकीर मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब इसके तुल्य, मतलब तुलना में जो VAB है वही VA माइनस VB है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के बीच में वही हमारा एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 होगा, क्योंकि ये पहले सेल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। तो पहले सेल की बात है तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा, इक्वल टू पहले सेल के लिए यहाँ पर केवल 1 लगा देंगे और यहाँ पर भी केवल 1 लगा देंगे। I में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सेल सीरीज में जुड़े हैं, सीरीज में सारे सेलों में धारा सेम जाएगी, कहीं पर भी क्योंकि बंटवारा नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए
हम VBC लिख सकते हैं इक्विवेलेंट VB माइनस VC इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। ये दूसरे वाले सेल के लिए लिख सकते हैं जो ये सेल है हमारा। तो VB माइनस VC क्योंकि ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, धनात्मक वाला उच्च विभव में है, इसलिए VB में VC घटाया है क्योंकि उच्च में निम्न को घटाना है। तो ये हमारा एप्सिलॉन 2 माइनस IR2 हो गया। अतः संयोजन के टर्मिनल A तथा C के मध्य विभवांतर। अब A तथा C के मध्य अगर निकालेंगे तो A और C के मध्य अगर निकालेंगे तो VA माइनस VC करेंगे, क्योंकि A वाला धनात्मक है और C वाला ऋणात्मक है, तो धनात्मक में ऋणात्मक घटाएंगे यानी VA माइनस VC लिखेंगे। तो इसको देखते हैं। तो ये हमने VA माइनस VAC बराबर इक्विवेलेंट हो गया VA माइनस VC बराबर हो जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। दोनों का विभव अगर विभवांतर जोड़ दिया जाए दोनों सेलों का, तो लास्ट वाले टर्मिनल का विभवांतर निकल आएगा। तो दोनों को जोड़ दिया, ये और ये VA प्लस VAB प्लस VBC कर दिया, तो ये हमारा आ गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा जोड़ने पर, और इधर कॉमन लेंगे I, तो ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 जब इनको जोड़ा जाएगा। तो संयोजन का मतलब दोनों को जोड़ देना। तो इस प्रकार से निकल करके ये चीज हमारे पास आ गई। अब देखिए कह रहा है कि यदि हम संयोजन को A तथा C के मध्य किसी एकल सेल से प्रतिस्थापित करना चाहें जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तब हमें प्राप्त होता है। तो अगर इसकी जगह एक ही सेल होता तो क्या लिखते, तो VAC की जगह VAC इक्वल टू, ये टोटल एक ही सेल का होता तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I, और ये टोटल एक ही सेल का होता तो इसको R इक्विवेलेंट लिख दिया अगर एक ही सेल का होता। तो इस प्रकार से ये दोनों सेलों का इक्विवेलेंट निकल आया सीरीज में, यानी पार्श्व में, या यूं कहें कि श्रेणी क्रम में। अब देखिए आगे कह रहा है कि समीकरणों 3.43 तथा 3.44 को संयोजित करने पर, तो 3.43 3.44 को अगर एक साथ लिखें तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो R1 बराबर R2 हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों सेलों का है वो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 होगा, यानी जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध भी दोनों का जुड़ जाएगा। तो सीरीज क्रम में सीधी सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं, मोटी मोटी भाषा में। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चित्र 3.13 में हमने पहले सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से संबद्ध किया है। तो 3.13 देखते हैं। ये 3.13 फिगर, इसमें देखिए धनात्मक इलेक्ट्रोड को, ये पॉजिटिव है बड़ी वाली लकीर, ये निगेटिव है, तो दूसरे वाले टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को पहले वाले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से हमने जोड़ा था, ये हमको बता रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है इसके स्थान पर यदि हम दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनलों को संबद्ध करें तो समीकरण 3.42 से VBC इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2 प्राप्त हो जाता है। अगर हम चित्र 3.42 से, तो समीकरण 3.42 से क्या प्राप्त हो जाएगा, VBC इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2 प्राप्त होगा अगर हम दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल को आपस में संबद्ध कर दें। तो ध्यान दीजिए इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिए।
कि अगर ऋणात्मक टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया जाए, दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल, तो क्या प्राप्त होगा? बी सी इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2 प्राप्त होगा। और हमें अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या प्राप्त होगा? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, जहां पर एप्सिलॉन 1 ज्यादा है एप्सिलॉन 2 से, मतलब ज्यादा में ही कम घटाना। तो ध्यान दीजिए, जब प्लस माइनस टर्मिनल जुड़े थे तो धन चिन्ह यहाँ आता था पॉजिटिव, और चूंकि ऋण ऋण टर्मिनल एक साथ जोड़ दिए गए हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ गया है, और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से ज्यादा है तो ज्यादा में से कम घटाया गया है। तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट पोटेंशियल आया या विद्युत वाहक बल आया, उसमें बीच में चिन्ह ऋणात्मक है। तो यहाँ पर देखिए, ये बाद में पढ़ेंगे, ये अलग चित्र है, ये पैरेलल वाला है। पार्श्व का मतलब पैरेलल है, श्रेणी का मतलब सीरीज है। पार्श्व हमने सीरीज बोल दिया था गलत एक जगह, उसको सही कर लीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि स्पष्टता श्रेणी संयोजन के नियम दो सेलों की किसी भी संख्या के लिए विस्तारित किया जा सकता है। तो सीरीज में श्रेणी क्रम में 2 या 2 से हजारों संख्या में सेल जोड़े जा सकते हैं। तो उसके लिए नियम क्या है ये हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर देखिए, सीरीज में जब हमने प्लस और माइनस को टर्मिनल को कनेक्ट किया है तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह आया है, और जब माइनस माइनस टर्मिनल को कनेक्ट किया है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया है। जब प्लस माइनस को टर्मिनल को कनेक्ट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह था, और जब ऋण ऋण वाले को जोड़ा है तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आ गया। तो ध्यान दीजिए, जब दोनों ऋणात्मक टर्मिनल को यानी निगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ये ध्यान देना। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है n सेलों के श्रेणी संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल उनके व्यक्तिगत विद्युत वाहक बलों का योग मात्र है, तथा n सेलों के श्रेणी संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध उनके आंतरिक प्रतिरोधों का योग मात्र है। तो ये चीज निकल के सामने आ गई है कि जब सीरीज में हम सेलों को जोड़ते हैं तो उनका जो विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जब करंट नहीं फ्लो हो रही तब का, तो वो सीधा सीधा योग मात्रा यानी जोड़ने से हमको प्राप्त हो जाता है। अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर ऋण चिन्ह पहले लगाया गया तो इसलिए ऋण आ गया। इसी प्रकार जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी योग मात्र है श्रेणी क्रम में, इसको ध्यान देना है। अब देखिए आगे हमसे कह रहा है, कि ऐसा तब है जब धारा प्रत्येक सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से निकलती है। तो ध्यान दीजिए कि ये दोनों बातें तब सही हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बातें तब सही हैं जब धनात्मक इलेक्ट्रोड से करंट निकलती है। यदि इस संयोजन में धारा किसी सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से निकले तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट के व्यंजक में सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक चिन्ह के साथ सम्मिलित होता है, जैसा कि समीकरण 3.47 में हुआ है। तो अभी जो बार बार ऋण लगा रहे थे कि अगर ऋण ऋण एक साथ जुड़े होंगे टर्मिनल तो ऋण चिन्ह लग जाएगा, तो उसी बात को स्पष्ट कर रहा है कि विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध योग मात्र तब होगा जब विद्युत धारा धनात्मक टर्मिनल से निकलेगी। अगर ऋणात्मक से निकल आई तो ऋण चिन्ह लगा दिया जाएगा। उसी बात को बता रहा है जो यहाँ पर हमने पढ़ा है। ये देखिए ऋण चिन्ह लगा है क्योंकि ऋणात्मक टर्मिनल जुड़ गए हैं। तो ऋणात्मक टर्मिनल से अगर करंट निकलेगी तो यहाँ ऋण लग जाएगा। तो इसको ध्यान देना है और अच्छे तरह से समझना। अब कह रहा है कि अब हम सेलों के पार्श्व संयोजन पर विचार करते हैं, यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो ये फिगर पहले देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पार्श्व क्रम है, यानी पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया गया? एक सेल ये है
एक सेल ये है और दोनों के धनात्मक टर्मिनल एक साथ देखिए जोड़ दिए गए हैं और ऋणात्मक वाले एक साथ। ये देखिए काले रंग से बनाया है, एक तरफ नीले रंग से। नीले वाला ऋणात्मक टर्मिनल है, हमने बताया था कि जो छोटा होगा उसको ऋणात्मक मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको धनात्मक, यानी ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इनको ऐसे जोड़ दिया गया है। जब जोड़ दिया गया तो फिर इसमें जो करंट जाएगी, प्लस से अब भी करंट निकल रही है, तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होगा। अब करंट इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से करंट का इधर को फ्लो होगा, ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगी, इस प्रकार से ये करंट ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम समांतर या पार्श्व क्रम बोलेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट फिर से देखिए इस तरह लिखा है, आर इक्विवेलेंट एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, और करंट प्लस से माइनस की ओर जा रही है, माइनस की तरफ आ रही है, प्लस से निकल के जा रही है। अब इसको कैसे लिखेंगे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अब हम सेल के पार्श्व संयोजन पर विचार करेंगे, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा उस पर विचार करेंगे। तो एप्सिलॉन I1 तथा I2 सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से निकलने वाली धाराएं हैं। दो विद्युत धाराएं I1 तथा I2 बिंदु B1 पर प्रवेश करती हैं, जबकि इस बिंदु से I धारा बाहर निकलती है। तो ध्यान दीजिए कि B1 बिंदु से निकल इधर आ रही हैं और B2 पर प्रवेश कर रही हैं। थोड़ा कहीं कहीं गलत लिखा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि I1 तथा I2 बिंदु B1 पर प्रवेश करती हैं, जबकि इस बिंदु से I धारा बाहर निकलती है। तो B1 पर कुल मिलाकर के ये यहाँ से B1 पर इस तरह प्रवेश कर रही हैं और यहाँ से बाहर निकल रही है, दोनों एक साथ मिल करके। चूंकि उतने ही आवेश अंदर प्रवाहित होते हैं जितने कि बाहर, तो हमें प्राप्त होता है I बराबर I1 प्लस I2। चूंकि आवेश प्रवाह की दर धारा होती है, तो जितनी धारा अंदर I1 I2 में है उतनी ही बाहर निकलेगी, इसलिए दोनों को जोड़ करके लिखा जा सकता है। तो पार्श्व क्रम यानी पैरेलल क्रम में भी I बराबर I1 प्लस I2 हो गई। अब आगे कह रहा है कि मान लीजिए बिंदुओं B1 तथा B2 पर विभव क्रमशः VB1 तथा VB2 है, तब पहले सेल पर विचार करने पर इसके टर्मिनलों के मध्य विभवांतर VB1 माइनस VB2 होगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर जो है इस टर्मिनल पर विभवांतर VB1 है, यहाँ पर VB2 है, तो अगर यहाँ पर विभव VB1 है, यहाँ पर VB2 है, विभव, तो विभव का अंतर यानी विभवांतर अगर निकालना चाहें तो VB1 माइनस VB2 होगा, क्योंकि ज्यादा यहाँ है कम यहाँ है, क्योंकि धनात्मक टर्मिनल की तरफ ज्यादा होगा उच्च विभव और इधर निम्न विभव होगा। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा जाती है, तो यहाँ से इधर निकल के जा रही है और B2 में आ रही है, इसका मतलब B1 उच्च विभव में है, तो B1 में B2 को घटाएंगे, इसलिए VB1 माइनस VB2 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी B1 माइनस VB2 लिखेंगे। अतः समीकरण 3.38 से V इक्विवेलेंट होगा यानी समतुल्य होगा VB1 माइनस VB2 बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। तो ये V इक्विवेलेंट हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा VB1 माइनस VB2 के, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन I1 R1 पहले वाले सेल के लिए। इसी प्रकार चूंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो यहाँ पर देखिए VB1 और VB2 ये जो विभव है और ये जो विभव है दोनों सेलों के लिए एक ही होगा, क्योंकि दोनों के बिंदु एक ही जगह जुड़े हुए हैं। तो दोनों के लिए ये विभव होगा, जितना विभव इसके लिए होगा उतना इसके लिए। तो ये विभवांतर की बात करें तो दोनों के लिए एक ही होगा, इसलिए V इक्विवेलेंट है VB1 माइनस VB2 पहले सेल के लिए एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1 होगा, जैसे पहले पढ़ते चले आए हैं। बिंदु B1 तथा B2 इसी प्रकार ठीक ठीक दूसरे सेल से भी संबद्ध है, अतः यहाँ दूसरे सेल पर भी विचार करने पे हमें प्राप्त होता है।
तो जो V1 पहले वाले सेल के लिए वही दूसरे वाले सेल के लिए V इक्विवेलेंट हो जाएगा VB1 माइनस VB2 बराबर एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 2 R2 दूसरे सेल के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर और धन धन वाले टर्मिनल जुड़े हैं, इसीलिए दोनों सेलों के लिए विभवांतर बराबर होगा। इसलिए दोनों के लिए V, इसके लिए भी पहले सेल के लिए भी V ही है, दूसरे के लिए भी V ही है, क्योंकि दोनों सेलों के लिए विभवांतर बराबर होगा। अब पिछले तीनों समीकरणों को संयोजित करने पर, अब तीनों सेलों को अगर हम लोग संयोजित कर लें तो I बराबर I1 प्लस I2 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, चूंकि V इक्वल टू E माइनस आई आर है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो अगर ये V इक्वल टू E1 माइनस I1 R हो जाएगा, तो ये I1 अगर निकालेंगे I1 तो ये इधर चला जाएगा, तो V माइनस E1 बराबर I1 R हो जाएगा, I1 R। तो I1 बराबर हो जाएगा V माइनस E अपान I1। यह इस प्रकार से आ जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर V बराबर E माइनस आई आर होता है, ये निगेटिव साइन रहेगा। देखिए यहाँ निगेटिव रहेगा, तो ये यहाँ पर निगेटिव हो गए, निगेटिव हटाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो I1 बराबर, ये माइनस I1 है, I1 बराबर E माइनस V अपान I1 हो जाएगा, इस तरह आएगा। तो यहाँ पर देखिए I1 की जगह एप्सिलॉन E कहें या एप्सिलॉन 1 माइनस V, ये 1 होगा क्योंकि पहले सेल के लिए है। तो एप्सिलॉन 1 माइनस V अपान R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस V अपान R2, ये दूसरे सेल का इसी प्रकार निकल आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने पे एप्सिलॉन 1 अपान R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपान R2 माइनस V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 हो जाएगा। ये कॉमन हो जाएगा V, तो ये 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार V का मान है, तो V बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये R1 प्लस R2 कॉमन नीचे अगर ले लेंगे कॉमन, तो ये एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 माइनस I, ये हो जाएगा, ये I है 1 नहीं है, तो ये I R1 R2 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करने पे ये चीज आ जाएगी। अब कह रहा है यदि सेलों के इस संयोजन को हम बिंदु B1 और B2 के बीच किसी ऐसे एकल सेल से प्रतिस्थापित करें जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तो हमें प्राप्त होता है। तो अगर इस सब की जगह कोई एक सेल लगा होता तो हम सीधा सीधा लिख देते V बराबर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। इस तरह हम लिख देते अगर कोई एक ही सेल लगा होता, तो इस तरह लिख देते समांतर क्रम में या पैरेलल में। तो ध्यान दीजिए, दो बातें निकल करके आ गई। V बराबर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ये पैरेलल में, और ये देखिए सीरीज में निकल के आया है VAC इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो इनको ध्यान दीजिए, इसमें V बराबर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, ये सीरीज और पैरेलल में निकल के आया है। दोनों फार्मूलों को बॉक्स में बंद कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है समीकरण 3.52 तथा 3.53 समान होने चाहिए। अतः एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपान R1 प्लस R2।
तो समीकरण देखिए 52 जो ये है और 53 जो ये है, ये समान होना चाहिए कह रहा है। तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपान R1 प्लस R2 लिख दिया। ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2 लिख दिया, दोनों को अलग अलग करके। तो यहाँ पर देखिए जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है ये पूरा उठा कर रख दिया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बराबर, और R इक्विवेलेंट जो है ये पूरा उठा कर लिख दिया R इक्विवेलेंट बराबर इतना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए लिख दिया। तो इन समीकरणों को हम और सरल रूप में तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 अपान R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपान R2। तो इन दोनों को बॉक्स में बंद कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, इन दोनों को याद कर लीजिए। अब देखिए कह रहा है चित्र 3.14 में हमने दोनों टर्मिनलों को एक साथ तथा इसी प्रकार दोनों ऋण टर्मिनलों को भी एक साथ संबद्ध किया है, जिससे विद्युत धाराएं I1 तथा I2 धन टर्मिनलों से बाहर निकलती। तो ऋण ऋण वाले को धन धन वाले को टर्मिनल को जोड़ा था और धन से टर्मिनल से विद्युत धाराएं निकल रही थी I1 और I2, जैसा चित्र में पीछे देखा था। यदि दूसरे का ऋण टर्मिनल पहले के धन टर्मिनल से संबद्ध कर दिया जाए तब भी समीकरण 3.56 तथा 3.57 एप्सिलॉन 2 से माइनस एप्सिलॉन 2 के साथ मान्य होंगे। तो ध्यान दीजिए कि अगर ये टर्मिनल बदल दिए जाएं तो एप्सिलॉन 2 की जगह केवल ऋण चिन्ह लगा दिया जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऋण टर्मिनलों में संबद्ध है, दोनों टर्मिनलों को एक साथ तथा इसी प्रकार दोनों ऋण टर्मिनलों को भी एक साथ संबद्ध किया गया था, जैसा पार्श्व में हमने पढ़ा है। कह रहा है यदि दूसरे का ऋण टर्मिनल पहले के धन टर्मिनल से संबद्ध कर दिया जाए तब भी समीकरण 3.56 तथा 3.57 एप्सिलॉन 2 की जगह माइनस एप्सिलॉन 2 के साथ मान्य होंगे। तो एप्सिलॉन 2 की जगह माइनस एप्सिलॉन 2 यानी यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा, बाकी ये फार्मूले वैसे ही रहेंगे। अगर ऋण ऋण की जगह धन वाले को ऋण से जोड़ दिया जाए या ऋण टर्मिनल दूसरे ऋण टर्मिनल को धनात्मक टर्मिनल से संबद्ध किया जाए, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आगे कह रहा है समीकरण 3.56 तथा 57 को आसानी से विस्तारित किया जा सकता है। यदि हमारे पास n टर्मिनल हैं, यदि हमारे पास n सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः एप्सिलॉन 1 से लेकर के एप्सिलॉन n तक तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 से लेकर Rn तक हैं, तो वे पार्श्व संबंधन में यानी पैरेलल संबंध में हैं, तो यह संयोजन उस एकल सेल के तुल्य होगा जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, जिससे कि तो अगर हम n ले लें सेल, तो अगर R इक्विवेलेंट निकालें तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 से लेकर के सबको जोड़ते चले जाएंगे और 1 अपान Rn हो जाएगा। इसी प्रकार एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो एप्सिलॉन 1 अपान R1 से लेकर के सबको ऐसे एप्सिलॉन 2 अपान R2 एप्सिलॉन 3 अपान R3 जोड़ते चले जाएंगे एप्सिलॉन n अपान Rn तक, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीरीज और पैरेलल में सेल का कैसे रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या विद्युत वाहक बल जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, या जब धारा ना प्रवाहित हो तब का पोटेंशियल कहते हैं, उसको हम लोगों ने निकाल के देखा, उनके फार्मूले देखे। अब आगे आ जाता है किरचॉफ का नियम। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।